पीहू का उसके घर पर मर्डर हो जाता है और डिटेक्टिव जे केस सॉल्व करने पहुंच जाता है। पीहू के कमरे को वो अच्छे से देखता है पर उसको वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। पीहू यहाँ अकेली रहती थी तो किसी को उसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। तो डिटेक्टिव जे के पास एक ही चारा बच जाता है। वो उसके पड़ोसियों से बात करता है कि कहीं कुछ वहीं से मिल जाए। तो चीनी नाम की लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है तो चीनी कहती है, सर मैं तो सुबह से ही अपने घर के कामों में लगी हुई हूँ तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चीनी जी आप ध्यान से सोचिए, किसी को उसके घर के अंदर आते या जाते हुए देखा हो तो हमारी मदद हो सकती है, हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। चीनी थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, हाँ सर, मैंने सुबह एक औरत को उसके घर में जाते हुए देखा था पर उसने सर पर कैप पहनी हुई थी और आप तो देख रहे हैं मेरा घर कितनी दूर है तो मैं उस औरत का चेहरा अच्छे से देख नहीं पाई, इसलिए मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती, सॉरी सर। डिटेक्टिव जे फिर एक दीपक नाम के उसके पड़ोसी के घर जाता है तो वो कहता है, मैं तो सुबह ऑफिस चला गया था, अभी अभी आया हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए ये देखिए मैं डॉक्टर से दवाई भी लिख करवा कर लाया हूँ, देखिए उनका पर्चा। डिटेक्टिव जे उसका पर्चा देखता है। उसके बाद वो दूसरे पड़ोसी के पास चला जाता है जिसका नाम चुनमुन था। चुनमुन कहती है, मैं तो सर सुबह से सो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि पीहू का खून किसने किया। डिटेक्टिव जे फिर लूसी के घर जाता है। लूसी के घर पर ताला लगा हुआ था। लगता है इस घर के मालिक यहाँ पर है नहीं, बाद में आता हूँ। तभी लूसी भी अपना बैग लेकर आ जाती है और डिटेक्टिव जी से कहती है, अरे सर आप चलिए ना, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, अंदर चलिए, देखिए बाहर कितनी तेज धूप हो रही है, आपको सनस्ट्रोक हो सकता है। डिटेक्टिव जे उसके साथ उसके घर के अंदर आता है। लूसी उसे एक गिलास पानी लाकर देती है और डिटेक्टिव जे उसे पीहू के खाने खून के बारे में बताता है। तो लूसी कहती है, सर मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं तो वेकेशन पर गई थी, अभी आपके सामने ही वापस आई हूँ। डिटेक्टिव जे उसके घर को अच्छे से देखता है और देखते ही समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव जी को ये कैसे समझा? सोचिए और बताइए। लूसी के घर में आज की डेट का अखबार पड़ा हुआ है और रसोई में खाना भी बना रखा है, पर जब वो यहाँ थी ही नहीं तो खाना किसके लिए बना रखा है और किसने बनाया, वो भी ताज़ा ताज़ा, जिसमें से धुआं भी निकल रहा है। डिटेक्टिव जे इसी से समझ जाता है और वो लूसी को पकड़ लेता है। लूसी भी अपना गुनाह कबूल लेती है। हाँ मैंने ही मारा था पीहू को क्योंकि उसकी मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर थी, इसलिए मैंने उसका काम तमाम कर दिया। अब वो मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे नहीं छीन सकती। गलत किया तुमने, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, अपनी पूरी जिंदगी जेल में पड़े रहना, तब तुम्हें अकल आएगी। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये, इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं, हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा, तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी
और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच बबलू, पीलू, पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर देके आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू, पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी, डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भरकर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों, ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है, हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर
चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना, अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके 2 और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो पकड़े गए ना, आखिर नकल में भी अकल चाहिए जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है।